Hello everyone, welcome to BPSC Concept Bala. Today we are going to discuss the important modern history questions from full length test 4. जो हमारा FLT अभी आप लोग दे के निकले होंगे उसी का जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, उसके कुछ सवाल आपको करवाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा मोटिव क्या होगा कि कुछ सवाल से आपका पूरा हिस्ट्री को क्या करवा देना है, रिवाइज करवा देना है विथ कॉन्सेप्ट एंड विथ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब एग्ज़ाम में आपको पता है 30 दिन से भी कम समय बच गया है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। नया चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। आपको क्या करना है कि अपना जो मटेरियल है जहाँ से आपको पढ़ना है वो आपको एकदम कंफर्म करना है कि यहीं से पढ़ेंगे। अभी भी अगर आप टेलीग्राम के चैनल में घूम रहे हैं या यूट्यूब पे घूम रहे हैं कि थोड़ा यहाँ देख लिए थोड़ा वहाँ देख लिए, तो गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना जो भी रिसोर्सेस है उसको एक बार क्लियर कर लीजिए कि इतना ही रिसोर्स हम फॉलो करेंगे। उसी को 10 बार, टाइम बचता है तो 20 बार, टाइम बचता है तो 50 बार पढ़िए। ठीक है, ताकि उस रिसोर्स से कोई भी रिसोर्स, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उसका रिसोर्स को फॉलो करिए, बस उसी को फॉलो करिए। इधर उधर घूमिएगा तो गली में ही घूमिएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, टेस्ट को कैसे देना है, टेस्ट तो किसी तरीके से अपना हर का मेथड होता है, लेकिन एनालिसिस कैसे करना है वो आपके पिछले FLT का एक वीडियो आया था, है ना। उसको अगर आज जिन लोगों ने देख लिया उनको तो पता होगा कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे उस पर टाइम दिया जाता है, कैसे मैक्सिमम रिवीजन, कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो फिजिक्स करके होगा पिछले FLT का, उस पर वीडियो आया था। उसमें शुरू के 10 मिनट में, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया है कि FLT को कैसे एनालिसिस करते हैं। अब वही चीज़ को हम फिर से दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो नहीं देखे हैं, है ना, अगर थोड़ा भी लगता है कि क्या ये आदमी सही बोल रहा हो तो जाके वो वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो मील का पत्थर साबित हो सकता है आपकी तैयारी में। उसको जाके देखिएगा, आपको एकदम नया लगेगा कि क्या तरीका है, बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। पहला जो सवाल है वो आपको राजेंद्र बाबू से रिलेटेड सवाल है। अगर इस तरीके का सवाल अगर आप टेस्ट में गलत करके आते हैं तो आपको क्या सोचना है कि आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं क्या है, कमी है। ठीक है, आपको हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस सच्चाई बता रहे हैं कि जी हाँ, अगर आप राजेंद्र बाबू से रिलेटेड सवाल को गलत करके आते हैं तो आपको क्या करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है। क्या है ये, लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, नीचे लटकता हुआ फल है। अगर उसको भी आप तोड़ के नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पक के नीचे गिर जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। और नहीं तो आपकी जगह पे कोई दूसरा आएगा, वो खाएगा और वो चला जाएगा, आप क्या करिएगा, मुंह ताकते रह जाइएगा। तो इस तरीके का सवाल को गलत नहीं करना है। सवाल क्या है कि पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन, कितने सेशंस में को प्रिसाइड किए थे, मतलब कितने अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब आपको ये जरूर पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू 3 बार किए थे। जिनका रिवीजन नहीं होगा वो भूल रहे होंगे 3 बार कौन था, त्रिपुरी था, ये तो पता है, दिल्ली था, बॉम्बे था, ढाका था, कलकत्ता था, लखनऊ था, क्या था, तो वो कौन सा था, वो था बॉम्बे सेशन, त्रिपुरी सेशन और दिल्ली सेशन। त्रिपुरी तो सबको याद होगा। अगर आप त्रिपुरी से भी, ये त्रिपुरी सेशन से भी याद करेंगे तो इसमें आप 2-3 ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें देखिए, कराची है, हरिपुरा है और रामगढ़ है, ये नहीं होगा। नागपुर है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, ये नहीं होगा। कलकत्ता है, लखनऊ है, दिल्ली, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए बच जाता है। लेकिन क्या ऐसे करना चाहिए एग्जाम में? ये क्या है, ये अंतिम विधि है। जब आप हार चुके हैं, जब आप अपना तर्कस से सारा वाण निकाल के मार चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तब ये सब करना होता है, एलिमिनेशन मेथड। पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको पता है कि कौन सा जो हमारा दुश्मन है वो किस पे कौन सा वाण चलाना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि बॉम्बे सेशन 1934 में पहली बार वो प्रिसाइड करते हैं कांग्रेस को। उसके बाद वो त्रिपुरी सेशन में क्या होता है कि जो सुभाष बाबू होते हैं वो 1930, ये कब होता है, 39 में, 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सुभाष बाबू री इलेक्शन करते हैं 1939 में, जब होती थी प्रेसिडेंट बनने की चुनाव लड़े वो। फिर जनरली क्या होता था INC में कि एक बार आप बन गए तो दोबारा आप नहीं, ऐसा कन्वेंशन था, ऐसा रूल नहीं था, कन्वेंशन था। ठीक है, लेकिन उनको फिर से मन हो जाता है कि हम फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे, डॉक्टर पताभी सीतारमैया, है ना, तो वो उनको वो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन क्या होता है कि सुभाष बाबू जीत जाते हैं और गांधी जी के जो कैंडिडेट होते हैं पताभी सीतारमैया वो हार जाते हैं। इसमें गांधी जी क्या कहते हैं कि ये हार मेरी है, दिस वाज माई पर्सनल लॉस, है ना, पर्सनल डिफीट। तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी अगर इस तरीके के बात बोल दे रहे हैं तो जितने भी कांग्रेस के अंदर के लोग थे वो सब रिजाइन कर देते हैं
और ये सुभाष बाबू क्या बोलते हैं कि ऐसा जीतने से क्या फ़ायदा जब सब लोग रो रहे हो या सब लोग हारे हुए फील कर रहे हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं और फिर उस समय में उस क्राइसिस में किनको बनाया जाता है, उस क्राइसिस में फिर बुलाया जाता है हमारे बिहार के लाल राजेंद्र बाबू को और बोलते हैं कि आप बनिए, तो वो बनते हैं और फिर जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो दिल्ली अधिवेशन में भी वो बनते हैं। ठीक है, बात करें हम थोड़ा सा अधिवेशन मुंबई का, तो 1934 में और क्या होता है आपको पता है। 1934 में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी बनती है जिसके प्रेसिडेंट आचार्य नारायण देव और जनरल सेक्रेटरी कौन होते हैं। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन बनते हैं ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। और उसके पहले क्या बनता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, वो कब बनती है 1931 में। ये कहाँ बनती है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगर हम बात करें एक अच्छा कैंडिडेट को ना सारा ऑप्शन पता होना चारों में कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम बात करेंगे कलकत्ता में तो ये 1906 में कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। 1916 में कौन करते हैं, लखनऊ में। आपको पता है 1916 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है और 1916 वाले सेशन में ही यहाँ से जाते हैं लोग और गांधी जी से मिलते हैं, तो उसको कौन प्रिसाइड करता है, एसी मजूमदार, है ना। और ये जो दिल्ली 1926 में दिल्ली में सेशन ही नहीं होता, ये पूरा गलत ही ऑप्शन है। ये कहाँ होता है, गुवाहाटी में। ठीक है, उसका नागपुर सेशन की बात करेंगे 1920 में, तो वहाँ कौन करते हैं, विजयगर अग्रहाचारी। ठीक है, और 1921 में कौन करते हैं, हकीम अजमल। और 1931 में ये 23 फिर से ये गलत लिखा हुआ, दिल्ली अधिवेशन कुछ होता नहीं है वहाँ। ठीक है, और अगर हम बात करें 1931 की कराची अधिवेशन की, है ना, मतलब कराची सेशन का, तो वहाँ कौन, वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, और 1938 हरिपुरा में कौन करेंगे, अब्दुल कलाम साहब हरिपुरा सेशन। ठीक है, 1938 में। नहीं, फिर से कौन करते हैं, बोस करते हैं। और रामगढ़ सेशन जो है 1940 से लेके 1946 तक जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको हम बता देंगे किनके बारे में, कि हमारे जो राजेंद्र बाबू उनके बारे में। ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने हैं, कब से 1952 से लेकर 1962 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। और 1962 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। दीज आर द फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर एग्जाम्स। इसको आप अगर भूल रहे हैं कम तो एकदम समझिए कि एक सवाल आप गलत पहले से ही सोच के जा रहे हैं कि हम एक सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, बात करें इनके पैदा होने की, तो ये पैदा होते हैं 3 दिसंबर को इनका जन्म होता है 1884 में। कहाँ, जीरादेई में। जीरादेई कहाँ है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में था, लेकिन आज का क्या है वो, सीवान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 12 साल की शादी में इनकी हो जाती है शादी किन से, राजवंशी देवी से। ठीक है, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अजात शत्रु, और या फिर क्या बोलते हैं, गांधी ऑफ बिहार। अगर हम बात करें अर्ली एजुकेशन की, तो आपको पता जो हमारा पटना सेंटर था लास्ट जहाँ आप लोगों ने टेस्ट दिया था, उस स्कूल का नाम क्या था, टीके घोष एकेडमी। वहाँ ये 2 साल पढ़ते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में जाते हैं, वहाँ से करते हैं, फिर वो लंगट सी कॉलेज में जाके मुजफ्फरपुर में इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर वो लॉ करते हैं, लॉ के बाद वो लॉयर बनते हैं, फिर पॉलिटिशियन बनते हैं, और जाके इनका पॉलिटिकल करियर कब से शुरू होता है, 1911 में ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। और 1916 के सेशन जो लखनऊ में होता है, जिसको एसी मजूमदार प्रिसाइड करते हैं, वहाँ ये गांधी जी से पहली बार मिलते हैं, और बाकी आप लोग सब पढ़े होंगे। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। नहीं, उससे पहले इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे सत्याग्रह इन चंपारण, है ना, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिनिसेंसेस, बापू के कदमों में, और आत्मकथा। अगर हम बात करें आत्मकथा के, तो 1946 में ये जब जेल में थे ना, बांकीपुर जेल में, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का जब इनको अरेस्ट करके लिखा गया था, तो ये अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं उसी जेल में। और अगर इनका किताब की बात करें तो उसका नाम क्या है, द यूनिटी ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय शिक्षा, या सिंस इंडिपेंडेंस, ये सब इनकी किताबें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल जो है क्या है, ध्रुव, हुज डेथ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ध्रुव दल, है ना, जिनके मृत्यु के कारण सम्मानार्थ ध्रुव दल का, उनके सम्मान में ध्रुव दल बनाया गया था, वो किस जिले में थे, वो किस जिले से थे, है ना। अगर ये सवाल भी आपसे गलत होता है तब तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, ये सवाल तो क्या है कि पैर से टिक मारने वाला है। अगर जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो हम लोगों से पढ़ा है, जो यूट्यूब भी अगर देखे होंगे, तो ये सवाल कैसे करके जाएंगे, पैर से, हाथ से नहीं, पैर से। वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कटिहार के रहने वाले थे। ठीक है, अगर हम बात करें कटिहार कहाँ है, ये देखिए, दिस इज कटिहार। अब बंगाल से एकदम उस समय एकदम समझिए ये बंगाल का ही पार्ट था। आज भी यहाँ बहुत बंगाल का कल्चर और बहुत रिच कल्चर यहाँ फॉलो किया जाता है बंगाल का। तो ये कटिहार के थे। ठीक है, ये मात्र 13 साल के थे। ये हैं ध्रुव बाबू। ठीक है, ध्रुव जी यही हैं,
ये 13 साल के थे और ये उसी समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हो गया था तो ये जाते हैं फ्लैग होस्ट करने पुलिस स्टेशन पे और 13 अगस्त 1942 को गोलीबारी होती है और इनको गोली लग जाता है और इनका डेथ हो जाता है। अगर बात करें इनके फादर की तो वो उनका नाम था क्या, किशोर लाल कुंडू। किशोर लाल कुंडू, इनका पूरा नाम क्या था, ध्रुव कुंडू, है ना। कुंडू जो टाइटल है वो बंगाली लोग लगाते हैं, तो ध्रुव कुंडू सन ऑफ किशोर लाल कुंडू। किशोर लाल कुंडू जो थे वो बहुत बड़े गांधीयन एकदम फॉलोअर थे, गांधी जी के एकदम डाई हार्ट फैन, कि जैसे गांधी जी करेंगे एकदम गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाले, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1929 में, और इनका डेथ कब हो जाता है, 13 अगस्त 1942। कहाँ से रहने वाले थे, कटिहार के। अगर हम बात करें कि कटिहार से तो ध्रुव दल हो गया, सिवान से कौन लीड कर रहे थे, तो बहुत बड़े पर्सनालिटी है, उनका नाम क्या है, फूलन प्रसाद वर्मा, PPV, फूलन प्रसाद वर्मा। वो अपनी वाइफ के साथ, किनका, उनका वाइफ का क्या नाम था, तारा रानी श्रीवास्तव। जब वो जा रहे होते हैं कि वहां जाके झंडा फहराएंगे तब इनको गोली लग जाता है, इनको लाठीचार्ज में इनका सर पे चोट लग जाता है और इनकी वाइफ जाके वहां झंडा फहराती है, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा, वो सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि उनका मूल नाम विशुभरण प्रसाद था, कि उनका कोई एक आदमी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम क्या है, विशुभरण प्रसाद, और उन्होंने दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। तो वो कौन पर्सनालिटी, उनका नाम क्या है, कि उनका ओरिजिनल नाम जो था विशुभरण प्रसाद था। इसका मतलब क्या है कि बाद में उनका नाम उन्होंने अपना बदल लिया और वो पीजेंट मूवमेंट, है ना, किसान आंदोलन को दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में लीड किए थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या करेगा ना, आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा हिंट देगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको विशुभरण के नाम से अगर आप किसी को नहीं जानते होंगे तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि पहले तो वो पीजेंट लीडर थे, पीजेंट लीडर के बाद वो कौन से रीजन में एक्टिव थे, तो वो दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में थे। तो अगर हम देखेंगे पहला ऑप्शन कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, तो वो क्या थे, वो किस रीजन में थे, वो शाहाबाद रीजन में थे। शाहाबाद रीजन है ये दरभंगा मधुबनी, नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा स्वामी विद्यानंद, अभी ये हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थे उसी रीजन में एक्टिव। तीसरे कार्यानंद शर्मा, ये कौन से रीजन में थे, ये तो ये बरहिया ताल रीजन, बरहिया ताल में जो वक्स लैंड स्ट्रगल हुआ था 1938 में मुंगेर में, वहां इसको लीड कर रहे थे। और चौथे राहुल संकीर्त्यान, तो राहुल संकीर्त्यान जो थे ये अंबारी सत्याग्रह के नाम से ये बहुत ज़्यादा लीड किए थे, अंबारी सत्याग्रह के लिए फेमस हुए थे, है ना। और इनका नाम आप लोग सबको पता होगा कि इनका पुराना नाम क्या था, मतलब पहले का नाम केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे, केदारनाथ पांडे जी जो थे वो बुद्धिज्म ज्वाइन करते हैं और अपना नाम क्या रख लेते हैं, राहुल, राहुल संकीर्त्यान। इनको बोला जाता है क्या, राहुल संकीर्त्यान को, फादर ऑफ ट्रेवल ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना। उस समय वो ट्रेवलॉग बनाया करते थे, है ना। हम लोग जो आजकल जो लोग लड़का नहीं बनाता, गाइज ये देखो गाइज मैं यहाँ आ गया हूँ गाइज, तो वो उस समय वो लिटरेचर में लिखा करते थे, उस समय का ये ट्रेवलॉग लिखा करते थे, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर। और तो ये तो हुए नहीं, तो ये नहीं हुए, ये नहीं हुए, ये नहीं हुए, शक बचा किस पे, एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। लेकिन ये सवाल आप गलत कर सकते हैं क्योंकि विशुभरण प्रसाद बहुत लोगों को नाम नहीं पता था, लेकिन आप फिर भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि राहुल संकीर्त्यान का नाम क्या था, केदारनाथ पांडे। कार्यानंद शर्मा का जो एरिया था वो कहाँ था, मुंगेर में। स्वामी सहजानंद तो शाहाबाद रीजन में थे, ठीक है। तो बचते हैं कौन, स्वामी विद्यानंद, तो इन्हीं का नाम था विशुभरण प्रसाद, और इन्होंने ही दरभंगा मधुबनी एरिया में पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। थोड़ा सा बात करेंगे हम स्वामी सहजानंद बाबू के बारे में, ठीक है। ये एरिया जो देखिए, है ना, दरभंगा मधुबनी वाला एरिया, अगर थोड़ा सा इसको इधर भी फैला लेते हैं, इधर भी फैला लेते हैं, तो ये एरिया में एक्टिव थे कौन, स्वामी विद्यानंद, और उन्हीं का नाम क्या था, विशुभरण। फिर से रिपीट कर रहे हैं, विशुभरण प्रसाद, ठीक है, विशुभरण प्रसाद, है ना, विशुभरण प्रसाद इन्हीं का नाम था, स्वामी विद्यानंद बाबू का, ठीक है। और ये मधुबनी दरभंगा रीजन में किसान के बहुत बड़े नेता थे, वहीं इनका कार्य क्षेत्र था, ठीक है। अगर हम बात करें सोन एरिया, आपको पता है यहाँ से चीरते हुए निकलती है नदी सोन, है ना। तो सोन के जो ये वाला एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शाहाबाद रीजन। और इसी एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस कौन थे, कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इनको अगर ये बात करें तो ये यहीं के थे, नहीं, ये थे गाजीपुर यूपी के, लेकिन ये इनका जो एरिया था, ये इस एरिया में बहुत एक्टिव थे, किसान के बहुत बड़े नेता होते हैं ये शाहाबाद रीजन में, ठीक है। इनका आश्रम बिहटा में होता है, और ये क्या बनाते हैं, पहले तो ये किसान सभा बनाते हैं जिसको बोलते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, और उसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर ये कहाँ करते हैं ये सभा, पहले शायद हाजीपुर में करते हैं, है ना। हाजीपुर के बाद वो नहीं, सोनपुर में करते हैं, सोनपुर के बाद गया, गया के बाद फिर हाजीपुर, उसके बाद बनाते हैं क्या, ऑल इंडिया किसान सभा, कहाँ, लखनऊ में 1936 में,
तो ये आपको पता हो गया। अगर हम बात करें कार्यानंद शर्मा की, तो वो मुंगेर एरिया, ये एरिया में वो बहुत फेमस थे। यहाँ पे वो क्या लीड किए थे? मुंगेर में बरहिया ताल जगह है, वहाँ वक्त लैंड स्ट्रगल हुआ था 1938 में, उसको लीड किए थे। और राहुल संकृत्यान की बात करेंगे तो वो सारण एरिया, ये जो एरिया है ना, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, हल्का सा वैशाली टच कर लेंगे तो ये एरिया में, इन दिस एरिया, ये जो ब्लू वाला एरिया है वहाँ पे एक्टिव थे। ठीक है, केदारनाथ पांडे इनका नाम था, है ना। इनका बहुत बुक है, वोल्गा ओल्गा, ये 2-3 बार शादी करते हैं, रशिया उशिया जाते हैं, वहाँ भी एक शादी कर लेते हैं, बहुत कूल आदमी थे। ठीक है, अगला सवाल जो है वो हमारा है कि सेकेंड इंडिगो रिवोल्ट। अब बोलेंगे रिवोल्ट तो एक ही पढ़े हैं, सेकेंड इंडिगो रिवोल्ट कहाँ से आ गया? तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे पीर मोहम्मद मुनीस का आप नाम इतना बार हम लोग सब पढ़े हैं कि ये क्या थे, ये एक मदरसा टीचर थे और इन्होंने ही चिट्ठी लिखा था। तो ये तो हमारे किस में थे, चंपारण से रिलेटेड थे। तो इंडिगो रिवोल्ट में तो ये पहले थे ही नहीं, तो इसको तो हमको क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे। अगर बहुत ज़रूरी होता कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में तो हम लोग जरूर आपको बताते। ये आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद में कि अगर हम किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं पढ़े, इसका मतलब ही इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। सवाल गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि ये तो वहीं तक थे, 17 के बाद है। ये बात की जा रही है 1907 1909 की। उस समय अगर ये कुछ लीड किए होते तो जरूर इनका नाम लिया जाता, लेकिन नहीं। इनका नाम किन के साथ जुड़ता है? राजकुमार शुक्ला के साथ, है ना। ये दुखी आत्मा, दुखी हृदय, दुखी, ये सब नाम से लेटर। ये क्या होता था, जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी कोई लड़की जब पसंद आती है तो क्या करते हैं, कन्फेशन लिखते हैं और नीचे नाम में अपना नाम नहीं लिखते हैं, काहे कि नाम में आपको कुटाने का भी डर होता है कि लड़की तो कुटवे करेगी, उसका भाई और उसका बाप आके दोनों कुटेगा। तो आप क्या नाम लिख देते हैं, कुछ फलना चिलना लिख देंगे, आशिक, ठीक है, इस तरीके का नाम जो लिख देते हैं। तो पीर मोहम्मद मुनीस साहब भी था ना, इसी तरीके से आर्टिकल लिखा करते थे। और वो कौन से पेपर में जाता था, कौन से न्यूज़ पेपर में जाता था, है ना। आपको हिंट दे रहे हैं कि वो यूपी से छपता था, कानपुर से शायद। और उस पेपर का नाम आपको बताना, उस न्यूज़पेपर का नाम आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर में पीर मोहम्मद मुनीस साहब का आर्टिकल जाता था, जिसमें वो नाम लिखते थे। आर्टिकल लिख दिए और नीचे लिख दिए, ये नहीं कि पीर मोहम्मद मुनीस, लिखते थे दुखी, अगले बार लिख दिए दुखी आत्मा, अगले बार लिख दिए कि टूटा दिल, ठीक है, इसी तरीके से तो वो लिखते थे। तो ये तो होंगे नहीं, बच जाएंगे ये। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, मोर देन वन। तो हम जब आप एग्जामिनर के थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करिएगा कि अगर एक होते तो ये ऑप्शन क्यों दिया जाता, वो कुछ और 1-2 नाम लिख दिया होता अगर आपको कंफ्यूज करना होता तो एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आपका सवाल क्या हो, सही हो। लेकिन कब, जब आप थोड़ा सा अपना प्रूडेंस यूज करेंगे, अपना विवेक, जब थोड़ा सा दिमाग, अपना विजडम यूज करेंगे तब। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, शेख गुलाब और शेख रजब अली, ये दोनों मिलके ही लीड किए थे। आपको पता है, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, जब भी हिस्ट्री को पढ़िए ना, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए या मिडाइवल पढ़िए या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कभी कोई ऐसा मूवी नहीं देखा होगा। मूवी क्या होता है कि इमेजिनेशन होता है। उसी तरीके से आपको भी उस समय में जाना होगा, उस समय को फील करना होगा। जब आप नहीं करेंगे तो हिस्ट्री को भी फील नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि 1907 में या 1867 1866 की बात हो रही है, तो उस समय का कैसा होगा, पिक्चरें देखते होंगे, उसी हिसाब से आप कोशिश करिए उसमें घुसने का, कि लोग सफ़ेद कलर का धोती पहने होंगे, कुर्ता पहने होंगे पुराना सा, है ना, सब ब्लैक एंड वाइट होगा, है ना। लोग एकदम दुबले पतले होंगे, क्योंकि सरप्लस तो था नहीं हमारे पास ना। तो ये जो ओबेसिटी है वो तो सरप्लस आने के बाद हो गया, तो उस तरीके से होंगे। तो ये बात उस समय की आती है जब ये बंगाल में, आपको पता है बंगाल में सबसे पहले, है ना, 1857 के समय में नील विद्रोह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिगो रिवोल्ट, 1859 में, है ना। उस समय क्या है कि नील दर्पण नाम का एक नील दर्पण नाम का एक क्या ड्रामा लिखा जाता है, किनके द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन करते हैं, माइकल मधुसूदन दत्ता। और एक न्यूज़पेपर आता है हिंदी पैट्रियोट, किनके द्वारा, एच.सी. मुखर्जी जी के द्वारा। ये दोनों में इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो जब उसी कड़ी से आपको जोड़ना है 1859 वाला कड़ी से, कि जब बंगाल में हो रहा होता है, हम लोग, बिहार भी किसका पार्ट था, बंगाल का। आपको पता है बिहार जो है बंगाल का पार्ट कब बना, आप इसका एक ट्रिक है, 1733, है ना, 1733, कौन कौन, 3-3 कौन कौन, बिहार बंगाल उड़ीसा। तो उसी तरीके से तो हम लोग भी बंगाल के ही पार्ट थे। तो वही आग हमारे चंपारण साइड में भी लगा। और पहला फेज जो होता है वो होता है 1867 तक, 10 साल तक ये चलता है पहला फेज। लेकिन उस समय कुछ हो नहीं पाता, बहुत कॉन्क्रीट और बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दूसरा फेज जो होता है 1907 1909 में, उस समय शेख गुलाब, जिनका गांव का नाम क्या था, चांद बरहुआ, और शेख रजब अली, ये दोनों मिलके दिस पर्सन इज
इनका नाम क्या है? शेख गुलाब, शेख गुलाब। और इन्हीं का एक किताब है जिसका नाम क्या है? शेख गुलाब, नील आंदोलन के एक नायक। इनके द्वारा लिखा गया है, अफरोज आलम साहिल के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है। जब सवाल अगर इतना घुस के पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड इंडिगो रिवोल्ट में एक पर्सनालिटी थे शेख गुलाब, उनका किताब किसके द्वारा लिखा गया है? अफरोज आलम साहिल क्या है? नील आंदोलन के एक नायक। तो ये थे, और इनके साथ कौन थे? शेख रजब अली। ये दोनों मिल के उस रिवोल्ट को लीड किए थे। ठीक है, इनके साथ और कौन लीडर थे? उनके साथ थे शेख गुलाब, सितब रॉय, शेख रजब अली और रघु मई। ये सब लीडर सब मिल के किए थे। आपको बता ही दिए पीर मोहम्मद मुनीस साहब के बारे में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है ये तो आप भाई पैर से लगाने वाला सवाल है, इसमें तो हम डिस्कशन करें तो मतलब दिक्कत का बात है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बना था, है ना? या किसने बनाया था? किसने? हु हैड फॉर्म्ड कि 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये तो आप बहुत नींद में भी रहेंगे ना, सपना में आपको आना चाहिए कि एक घर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? कुर्सी लगा हुआ है और टेबल लगा हुआ है। कहाँ, किनका घर है ये घर है फूलन चंद्र वर्मा का, तिवारी का नहीं, तिवारी जी का नहीं, वर्मा का। तो यही देखिए कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये सब छोटा छोटा चीज़ देखे क्या करेगा, जो रिवीजन कम किए होंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि तिवारी थे कि वर्मा थे, तिवारी थे कि वर्मा थे। अरे भाई वो वर्मा थे, तिवारी नहीं थे। ठीक है, तो वर्मा जी के घर पे, फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे, है ना, कौन आते हैं? जेपी बाबू आते हैं। और कौन आते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी आते हैं, गंगा शरण सिंह आते हैं, राहुल संकृत्यान आते हैं, रामानंद मिश्रा आते हैं। ये सब आके ऐसे बैठे हुए होते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस में प्रोडक्टिविटी नहीं चल रहा है ना, अपना पार्टी इसी के अंदर एक बनाएं क्या? बोलते बनाया जाए, और यहाँ पे एक पार्टी बनती है जिसका नाम क्या बनता है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये देखिए ये, और इसका इसी के लिए एक बार गांधी मैदान में होता है। ये कौन है? ये जेपी हैं, ये लोहिया हैं और ये बेनीपुरी साहब हैं। 1936 की ये पिक्चर है ना। आपको ये पिक्चर समझ के उस एरिया, उस टाइम में जाना पड़ेगा और उस समय को समझना पड़ेगा कि आप अभी खड़े हैं और ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ, सब सफ़ेद कुर्ते में आए हैं, और एक मंच है जिसपे ये 3-4 पर्सनालिटी, जो बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, जो सोशलिज्म की बात करते हैं, वो आए हैं और बात कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, हम जीतेंगे, हमारा देश आज़ाद होगा। ठीक है, तो वहीं ये होती है, और ये फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी ये दोनों मिलके करते हैं। राजकुमार शुक्ला, आप एलिमिनेशन पे देखेंगे तो राजकुमार शुक्ला तो चंपारण से है ना, इनके घर पे कहाँ से? ये गलत हो जाएगा। स्वामी सहजानंद, ये भी नहीं, सोशलिस्ट पार्टी नहीं, ये तो ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं। फूलन प्रसाद तिवारी और राजेंद्र बाबू, आप इसी दोनों में, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करेंगे जब कभी कभी आप एग्जाम में, इसीलिए आप लोग को टेस्ट देने की जरूरत होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम टेम्परामेंट, यू हैव टू डेवलप, आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो एग्जाम टेम्परामेंट की जब बात की जाती है तो यही सब जो गलती करते हैं ताकि आप एग्जाम में ना कर पाए, अभी कर लीजिए। और एग्जाम टेस्ट देने के बाद ना कभी उदास नहीं होया जाता भाई, एकदम ध्यान रखना है। टेस्ट के बाद उदास नहीं हो जाता है, टेस्ट के बाद क्या करना होता है? शर्ट का ऊपर का बटन खोल के एकदम चौड़ा होकर निकला जाता है कि जो गलती करना था हम यही किए, एग्जाम में नहीं करेंगे, और उसको एनालिसिस अच्छे से करना होता है। तो ये गलत कर सकते हैं, इसलिए ये कौन होंगे? फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो बताने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, अगला जो सवाल है कि हजारीबाग के आयोजित बिहार छात्र सम्मेलन, है ना, बिहार का जो छात्र सम्मेलन हुआ था उसके 16वें अधिवेशन में, है ना, ऑन द 60th सेशन में कौन इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। तो आपको हम बता दें कि ये थोड़ा सा जो रिवीजन नहीं किए होंगे उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बनाए कौन थे? ये बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाया किनके द्वारा गया था? राजेंद्र बाबू के द्वारा ही। कहाँ? पटना में। कब? 1906 में। 1906 में क्यों बनाया गया था? हमारा डिमांड क्या था? सेपरेट बिहार की, हमको अपना बिहार चाहिए, हमको बंगाली लोग के साथ नहीं रहना है, हमको खुद का चाहिए, हमारा अपना बिहारी, हम लिट्टी चोखा खाएंगे, हम लिट्टी चोखा को मछली के साथ नहीं खाना है। दैट्स वाई दे डिमांडेड सेपरेट बिहार, है ना। तो उसी के लिए ये बनाए थे क्या? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। और वो कहाँ बनाए थे और कौन थे? इनके साथ सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, मौलाना मजरूल हक थे, ये सब लोग थे, और ये पटना में बनाया गया था। तो ये चौथे कौन किए थे? तो इसका जो 16वां अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ था? हजारीबाग। उस समय हजारीबाग क्या था? हमारा ही था, बिहारी का था। अभी क्या है, अलग होके आंख दिखाता है, क्या करेंगे? आंख निकाल लेंगे। तो आंख नहीं दिखाना झारखंड वाले को, ठीक है। तो इसका जो सेशन होता है वो करती हैं कौन? सरला देवी करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पहला ऑप्शन बेगम हसन इमाम की, तो हसन इमाम कौन थे? वाइफ ऑफ हसन इमाम। और हसन इमाम कौन थे? खुदा बख्श लाइब्रेरी जो आप सुने हैं ना, जहाँ पे आप एग्जाम देने आते हैं उसके सामने ही है खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो जो खुदा बख्श साहब थे उनके भतीजे थे हसन इमाम, ठीक है। और खुदा जो हसन इमाम थे वो चौथे मुस्लिम बनते हैं
फोर्थ मुस्लिम टू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है। और ये प्रभावती देवी कौन है? प्रभावती देवी आपको पता है कि जेपी की वाइफ है ना, लोक नायिका। अगर इनके हस्बैंड लोक नायक हैं तो ये कौन है? लोक नायिका है, डॉक्टर ऑफ ब्रज किशोर प्रसाद, है ना। बहुत बड़े घराना से ये लोग हैं। बाद में ये बोला जाता है कि बहुत क्लोज थी नेहरू की वाइफ से और उनकी बेटी से। ठीक है। तो देवर वही लोग जो जो जिस तरीके के लोग के साथ रहेंगे वही आपके दोस्त बनेंगे ना। और आज का युवा क्या कर रहा है हमारे यहाँ? उस समय सोचिए जेपी शादी करके चले गए थे, आज का युवा क्या कर रहा है कि वो नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। बहुत सारा मेल आता है कि सर ब्रेकअप हो गया है तो कैसे रहें। अरे भाई कैसे रहना है क्या यार? नहीं मिलेगी तो क्या मर जाओगे या क्या करोगे? रिवॉल्यूशन करो भाई, है ना। तो 30 ml बनाए या 60 ml बनाए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ये नहीं करना है। ठीक है। तो बेगम हसन इमाम, उनकी ये वाइफ किनकी थी? हसन इमाम की। और वो फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये खुदा बख्श के भतीजे थे। राजेंद्र बाबू करते नहीं है क्योंकि वो बनाए थे, ये सरला देवी करती हैं। अगर हम बात करें सरला देवी की, ये हैं सरला देवी चौधरानी। तो ये भी एक खुद में बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। ये टैगोर फैमिली से आती हैं। बोला जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। ठीक है। और ये हैं सरला देवी चौधरानी, और ये बनाती हैं एक भारत स्त्री महामंडल। आपको बता देते हैं कहाँ बनाती हैं? इलाहाबाद में बनाती हैं। इलाहाबाद में क्या बनाती हैं? भारतीय स्त्री महामंडल 1910 में। ठीक है, 1910 में। और आजकल की लड़कियां क्या करती हैं? बीटीएस देखेंगे, है ना, साउथ कोरिया भागना है, जो नानी घर है तुम लोग का। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल है। अगर ये नहीं भी बनता है तो टेंशन नहीं लेना है। एक दो सवाल एग्जाम में डाला ही जाता है बाउंसर, ताकि आप एग्जाम को छोड़े, ना कि वहां घबरा के अब कैसे होगा कैसे होगा। ये नहीं करना है कि एक सवाल नहीं बना तो एकदम पूरा कि अब तो मेरा एग्जाम ही नहीं निकल रहा। भाई ये सब एग्जाम में सेट ही किया जाता है ताकि आप डरें। आपको जो फियर है, फियर फैक्टर से आप उसको डर के आगे जाना है ना, डरना नहीं है। इसलिए क्या है सवाल कि वो पेशे से चपरासी थे, जो आरा जिले की एक अदालत में सेवारत थे, है ना, कि वो आरा के कोर्ट में वर्किंग थे। 1857 के जो विद्रोह होता है, जो रिवेलियन ऑफ 1857 होता है, रिवोल्ट होता है, उसमें वो नेतृत्व करते हैं। किनके साथ? कुंवर सिंह के साथ, वीर कुंवर सिंह के साथ नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ किस व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है? तो ये कौन सा आदमी थे? बोला जा रहा है कोई एक आदमी थे जो क्या थे, पेशे से एक प्यून थे, चपरासी थे, और वो कहाँ कार्यरत थे? ये आरा के कोर्ट में थे। और वो कुंवर सिंह के साथ 1957 के रिवोल्ट में साथ लड़े थे। इसी के लिए अंग्रेज के द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी। तो वो कौन आदमी थे? तो वो आदमी कोई नहीं थे, वो उनका नाम था बंदे अली। ठीक है। बोला जाता है कि ये जो बंदे अली थे, ये वीर कुंवर सिंह जो थे हमारे, उनके साथ ये लीडरशिप किए थे और साथ लड़े थे। ठीक है। तो ये सवाल अगर आपसे नहीं भी बनता तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करेंगे हम ये चार आदमी जो और हैं, विष्णुदेव राय, बीकन शाह और देवली ओझा, इनके भी बात करेंगे। तो जो बीकन शाह थे वो पटना के रहने वाले थे। ही इज फ्रॉम पटना एंड ये सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह किए थे, और ये जेल वेल भी गए थे बाद में। ठीक है। तो याद रखना, बीकन शाह, सॉल्ट सत्याग्रह, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह ही वॉज एक्टिव इन पटना। विष्णुदेव राय की बात करेंगे, ये ईस्ट चंपारण से थे, है ना, और ये एक्टिव किस में थे? सीडीएम में। सीडीएम कब हुआ था? 1930 में। और ये मोतिहारी में ये क्यों फेमस हुए थे कि मोतिहारी में एक जगह है, जो जानते हैं वो बताइएगा, बजरिया पंडाल, है ना, वहाँ ये झंडा फहराने जाते हैं कि वहाँ हम अपना तिरंगा लहराएंगे, और उसी में फायरिंग में इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है विष्णुदेव राय की। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरे जो हैं वो हैं देवली ओझा। देवली ओझा बोला जाता है कि जो शाहाबाद रीजन है ना, सोन के वेस्ट वाले एरिया, कितना बार बताएं, शाहाबाद रीजन में ये कुंवर सिंह के साथ 1857 के रिवोल्ट में साथ लड़े थे, और इनको 400 गांव का क्या बना दिया गया था? चौकीदार बना दिया गया था देवली ओझा को। और ये जो बंदी अली थे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, वो प्यून थे एक कोर्ट में, और ये भी उनके साथ लड़े गए थे। ठीक है। आपको क्या बताना है कि बिहार से कौन एक, है ना, सिंगल आदमी थे जो दांडी मार्च जो गांधी जी का किए थे ना, है ना, कब से कब किए थे वो भी बताना है, कितने दिन चला था वो भी बताना है ना, और बिहार से एक ही आदमी थे, वो कौन थे, उनका नाम बताना है कि कौन एक आदमी साथ साथ चले थे। अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? विचार ही करना है। विचार कैसे करना है? पढ़ने के बाद कि 1908 में अली इमाम को अमृतसर के वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग का अध्यक्षता चुना गया। अब जैसे ही आप मुस्लिम लीग पढ़ रहे हैं, आपको मुस्लिम लीग का क्या सब कुछ पता होना चाहिए, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक की, कि मुस्लिम लीग कब बना था, कौन बनाया था, कहाँ बना था।
ठीक है, ये सब पता होना चाहिए क्यों बना था। और उसका दूसरा क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश भारत की हैदराबाद रियासत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मतलब कि 1908 में अली इमाम जो हैं वो मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, और वो हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो क्या ये बात सही है? कितना बात सही है, कितना करेक्ट है? तो ये जो है पहला बात जो है वो भी सही है और दूसरा बात है वो भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगर हम बात करें अली इमाम की, तो अली इमाम साहब जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? नेवरा विलेज। नेवरा विलेज कहाँ है? बेटा के पास, पटना में है, ठीक है। ये हसन इमाम के भतीजे थे, आपको अभी बताए थे हसन इमाम के बारे में, उनके भतीजे थे। अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, इसमें जो जानने लायक बात है, तो ये कब बना था? ये बना था 1906 में। कहाँ? ढाका में, ठीक है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बना ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसमें का क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, वहाँ। उसमें वाइसरॉय कौन था? मिंटो। लॉर्ड और नहीं बोलना है भाई, सिर्फ मिंटो, मिंटो था, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये हैं अली इमाम साहब, ये बहुत पढ़े लिखे थे, गए थे विदेश, ये बिलायत, है ना, बिलायत कहना ज़्यादा बात सही होगी, बिलायत से पढ़ के आए थे। देखिए उस समय के मुस्लिम होके ये अपनी मैडम के साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं। और आजकल का मुस्लिम या आजकल का जो भी हिंदू है और जो बोलता है कि वीमेन को नहीं पढ़ाना है, उनको साथ नहीं रखना, उनको बराबरी नहीं देना है, तो सीखना चाहिए कि सोचिए 1908 में की बात है, उस समय ये कितने करेज की बात है, कितने गट्स किए होंगे। और ये सब फोटोग्राफी करवाना और ऐसे पूरा चेहरा दिखाना बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी जो आपका नेता है, जो आपका नुमाइंदगी करता है, वो अगर आपको बोले तो उसको जाके क्या करना है? लपड़िया देना है। अगला जो सवाल है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। अगर ये सब सवाल भी आप गलत करते हैं तो क्या है इसमें? क्या है? पहला जो था, जो हमारे इंडिया में आया था, उसका एक ट्रिक है, क्या है? PDEDF, ठीक है। उसके ये देखिए, ये झंडा लगा दिए सबका, PDEDF। ये क्या है? पी पोर्तुगीज, है ना। ये कौन सा है? डच हो गया। डच किसको बोलते हैं? आपको बताना है, ये अभी हम बताएं। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, डेन्स, है ना, और ये फ्रेंच। ये कब कब आया था? ये आया था 1948 में इंडिया में। डेन्स कब आया था? 1605 में, है ना। ये इंग्लिश वन कब आया था? 1608 में। और ये कब आया था? डेन्स 1620 में, और ये 1664 में, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या था? PDEDF, है ना। PDF होता है ना, उसमें हम ED लगा देंगे। ये हमारा तरीका है, आपका भी अपना कुछ होगा, वो बताइएगा कमेंट करके। तो बिहार में कब आया था? बिहार में आया था, उसका क्या ट्रिक है? PEDD, पीड, है ना। PEDD पोर्तुगीज, इंग्लिश, उसका डच और डेन्स। कब कब आया था बिहार में? अगर हम बात करेंगे तो ये आया था 1599 में। और ये अपना क्या बनाता है? पटना में पोर्तुगीज आके कॉन्वेंट बनाता है, मतलब स्कूल और चर्च। उस समय पता है कि ये लोग प्रचार करने चला था कि हम पूरे बिहार में, पूरे बंगाल प्रोविंसेस में क्या कर देंगे? सबको क्रिश्चियन बना देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्वेंट खोला था और चर्च खोला था। उसके बाद आता है अंग्रेज वन, इंग्लिश। इंग्लिश कब आता है? 1620 में। और ये कहाँ बनाता है? अपना आलमगंज। 1621 में आलमगंज में अपना एक फैक्ट्री बनाता है, या कह सकते गोडाउन बनाता है, वो बंद हो जाता है। लेकिन ये हारता नहीं है, इससे सीखना है। देखिए ब्रिटिश ना हम लोग को बहुत सिखाया है, इससे सीखना क्या है कि 1621 में इसका बंद हो जाता है, लेकिन फिर से आता है, रिवाइव करता है, और 1651 में रिवाइव करके फिर से गुलजार बाग में बनाता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? डच। डच आता है कब? 1632 में। कहाँ पे आता है? वो पटना कॉलेज जो अभी है, जो बिल्डिंग है, वो डच का था। और उसके बाद आता है डेन्स। वो कब आता है? 1774 में। और ये कहाँ बनाता है? नेपाली कोठी, पटना में जगह है, वहाँ ये अपना सेटलमेंट बनाता है। आपको क्या बताना है कि इंडिया में जो पहली बार, जैसे 1998 में जो पोर्तुगीज आता है, तो वो पहला सेटलमेंट कहाँ बनाता है? डच कहाँ बनाता है? इंग्लिश कहाँ बनाता है? डेन्स कहाँ बनाता है? फ्रेंच कहाँ बनाता है? अगर आप जानते हैं और नहीं जानते तो दिक्कत है, नहीं जानते तो पढ़िए और उसको कमेंट करिए, है ना। तो क्या क्या होगा? एक बार पढ़ेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, 2 बार रिवीजन होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस एज फैक्ट्री ऑफ सेडिशन? क्या बोला था कि ये जो कांग्रेस है वो देशद्रोह की फैक्ट्री है। ये तो अभी एक बार बीजेपी वाले भी बोलते हैं अभी है ना। उस समय की कांग्रेस के बारे में बोलता तो क्या करते हैं? आंख निकाल लेते हैं, है ना। कौन बोला था? ये बोला था डफरवा, डफरिन। लॉर्ड वर्ड नहीं लगाना भाई, लॉर्ड वर्ड क्या है? लॉर्ड क्या है? डफरिन, डफरिन के द्वारा बोला गया था, ठीक है। डफरिन की अगर हम बात करें, ये देखिए डफरिन है। और ये क्या है? हमारे यहाँ अंग्रेजी बाजा बजाने आता होगा छठ पूजा में या मुंडन में, शादी में, है ना, पूरा बैंड वैंड के साथ हाथ ऐसे ऐसे करके, यही है डफरिन। हम लोग सोचिए कि उसके कल्चर को, उसके वेशभूषा को हम लोग बोले कि तुमको हम नचवाएंगे, बजवाएंगे तुमसे, ठीक है। हम ये नहीं बोलते वो काम खराब है, लेकिन उसका जो वर्दी बना के जो हम मजाक उड़ा रहे हैं ना, कि तुम्हारा जो वॉइस रॉय पहनता था, तुम्हारा जो प्रिंस पहनता है, वो हमारे यहाँ अंग्रेजी बाजा फूकता है, ठीक है। इसलिए उसका नाम भी अंग्रेजी बाजा रखा गया है, ठीक है।
तो आपको हम थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी बता दे रहे हैं कि कैसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, फिर वाइसरॉय बनाया गया। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कब आता है? 1773 में। तो क्या बोल दिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, और वो कौन बने थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। उसका बाद आता है चार्टर एक्ट, है ना। चार्टर कब आता है? चार्टर आता है 1833 में। और वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बदल के कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीआई। ये क्या था? जीजीबी, जीजीबी, है ना। जीजीबी, जीजीबी, पहला जीजीबी वॉरेन हेस्टिंग, उसका जीजीआई हो जाता है। तो पहला जीजीआई कौन बनता है? विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट होने के बाद क्या आता है? अंग्रेज मन डर जाता है कि लगता है मार के लोग भगा देगा, बहुत बांस है इन लोग के पास, है ना, क्योंकि हम लोग तो बांसे से मारते थे ना। तो क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आता है, कब? 1858 में। बोलता है कि अब हम रूल करेंगे, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देता है इंडिया के लिए। और उसी समय क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको बदल के क्या बोल जाता है? वॉइस रॉय, ठीक है। और पहला वॉइस रॉय कौन बनता है? कैनिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डफरिन की अगर हम बात करें तो ये कब से कब रहता है? ये 1884 से 1888 तक वाइसरॉय रहता है। और इसी के समय में देखिए 1888 से 1884 जब है, उसी के समय में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। कब? 1885 में। आपको क्या बताना है कि 1885 में जो कांग्रेस बनती है वो कहाँ बनती है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन होते हैं, वो आपको बताना है कमेंट करके। तो बहुत आसान सवाल आपसे पूछ दिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो चारों ऑप्शन, ये डफरिन तो पता है, ये डफर था। कर्जन की बात करेंगे तो कर्जन क्या था? 1899 से 1905 तक वाइसरॉय रहा। इसी के समय में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और स्वदेशी मूवमेंट आता है, ठीक है। और दिल्ली दरबार, सेकेंड दिल्ली दरबार भी इसी के समय में होता है। उसके बाद सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान के मेरे हिसाब से ऐसे आपका एक दोस्त ऐसा होता है ना, जो आपका जो राइवल ग्रुप होता है ना, उससे भी उसका दोस्ती होता है और आपसे भी दोस्ती होता है। और आपसे पूछते हैं उससे कि तुम हो किसके तरफ से बे, मेरे तरफ से या उसके तरफ से? और वो दोनों तरफ से खेल रहा होता है। तो जो सैयद अहमद खान साहब थे वो ऐसे ही थे। वो कभी वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे, कभी ब्रिटिश के साथ चले गए, कभी हमारे लिए भी। वो मुस्लिम के लिए बहुत काम किए हैं, वो हमारे देश के लिए भी बहुत काम किए हैं। बट ही वॉज लिटिल लॉयल टू ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, ठीक है। और ये अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी इनके द्वारा बनाया गया, बहुत काम किए, ठीक है, तो वो है। और वैलेंटाइन शिरोल की बात करें तो इसका एक ही अचीवमेंट है दिस पर्सन का, ये तिलक साहब को क्या बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, है ना। ये ब्रिटिश का, है ना, ब्रिटेन का ऑथर और जर्नलिस्ट था। लेकिन इसका सिंगल अचीवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? ये तिलक साहब को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्या होता है भाई? आप लोग को देखते होंगे कि हम लोग जब बचपन में तो होंगे, आप लोग सब, अभी का जनरेशन जेनजी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जब थे तो बोलते थे गरम दल का आदमी है, नरम दल का आदमी है। गरम दल का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, और नरम दल का मतलब क्या हुआ? वो मॉडरेट है। वैसे लोग जिनका जो जो इलीट, सो कॉल्ड इलीट होते हैं ना, कि जो जिसको आप बोलेंगे ना कि मार देंगे, अरे बैठ के बात करते हैं, वो वही होते हैं मॉडरेट्स, है ना। देखिए आप एक बात देखेंगे कि एक जो गरम दल का होता है वो कौन होता है? जनरली आप देखेंगे जो लोअर मिडिल क्लास, जो गरीब होता है ना, उसी में गुस्सा होता है, गुस्सा भरा होता है, बहुत गुस्सा भरा होता है। आप में, हम में, सब में गुस्सा भरा होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोग उस जो सोशल बेस है हमारा, वो हमारा थोड़ा नीचे है, इसलिए क्योंकि हर चीज़ से आपको दिक्कत है, हर चीज़ आपको समय पे मिलता नहीं है, जो आपको चाहिए वो मिला नहीं है। इसलिए उस समय भी यही था। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जिनका सोशल बेस थोड़ा नीचे था, और जिनका सोशल बेस अच्छा था, जैसे जमींदार जो अंग्रेज का जी हुजूरी करते थे, वो सब मॉडरेट्स में आ गए थे, है ना। ये बोलना थोड़ा डेरोगेटरी हो जाएगा कि मॉडरेट जो थे वो करते थे वो लोग का, लेकिन हाँ ये सही बात है, वो करते थे, ठीक है। तो मॉडरेट्स में जो थे, वो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। पहला कि दे प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। हाँ भाई, इसीलिए तो मॉडरेट्स थे वो, कि वो ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा और वफादारी का प्रदर्शन किया। सही बात है। क्या उन्होंने संवैधानिक सुधारों और सेवाओं में भारतीय अपेक्षितकृत हिस्सेदारी में मांग की, है ना। उन्होंने दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मांगे थे। और जो सर्विसेज होता था, जैसे जो आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, या जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें इंडियन का शेयर मांगे थे, बिल्कुल मांगे थे। डिमांडेड स्वराज एज द पेनेशिया ऑफ इंडियन हिल्स, है ना। इन्होंने भारतीय जनमानस की समस्याओं के लिए रामबाण औषधि, हर मर्ज की दवा के रूप में स्वराज की मांग की नहीं की, वो उन्होंने नहीं की थी। तो यही जो है वो गलत है, ठीक है।
और उनका आइडियोलॉजी और इंस्पिरेशन जो है वो वेस्टर्न लिबरल थॉट और यूरोपियन हिस्ट्री से था, बिल्कुल, क्योंकि वो वहीं पढ़ते थे, वो लंदन में जाके पढ़े। जैसे आप अगर गांव से जब निकल के यहाँ आ गए होंगे तो आपका बहुत सारा ऐसा थॉट जो है जहाँ पे रहते थे उससे नहीं मिलता होगा। जब आप अभी जाते होंगे और उनको काटते होंगे, उनको क्रॉस करते होंगे, तो बोलते होंगे जाओ ना, बड़ा आया है बिलायत से पढ़ के। तो ये जो है ना, जो जाओ ना आया है बड़ा बिलायत से पढ़ के, वो आज का नहीं है सर, वो सोचिए कब का है। तो इसलिए तो ये आपका सही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ मॉडरेट लीडर की, तो कुछ फोटो लगाए हैं। ये कौन है? ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको सरेंद्र नॉट बनर्जी भी बोलते हैं। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ये है दादा भाई नौरोजी, एकदम कूल आदमी, ठीक है। ये है DC बाचा। दिस पर्सन इज वोमेश चंद्र बनर्जी। और ये है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल क्या है कि टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती किनके द्वारा करवाया गया था? रॉबरी के ये जो ग्रुप, कौन से ग्रुप के द्वारा करवाया गया था? निम्नलिखित में कौन से समूह ने सशस्त्र डकैतियों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन किया, जिन्होंने टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती के रूप में जाना जाता है? वो था क्या? गदर पार्टी। अगर हम गदर पार्टी की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? नहीं, सॉरी, गदर पार्टी बोल दे रहे हैं, वो है जुगांतर। गदर पार्टी तो विदेश में बना ही था, वो कैसे करेगा? गदर पार्टी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? सोहन सिंह भाखना के द्वारा 1913 में, ठीक है। US और कनाडा के बीच में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अभिनव भारत की बात करेंगे तो वो किनके द्वारा बनाया गया था? इसको पहले मित्र मेला बोलते थे, है ना, पुणे में बनाया गया था। और 1904 में बनाया गया था, किसके द्वारा? BD सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में क्या ही बताए भैया, ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में बनाया गया था। और इसी को बाद में HSRA किया गया था, सोशलिस्ट जोड़ा गया था। वो कब किया गया था आपको बताना है, और ये कहाँ किया गया था? जुगांतर के बारे में बात करेंगे तो जुगांतर पार्टी जो है वो बहुत ही वो जो अनुसंधान समिति था ना, ये सब को देख के जुगांतर बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा ये सब डकैती किया गया था, ठीक है। आपको क्या बताना है कि जो HRA है वो HSRA कब बना? मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था 1924 में बना, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कब बना, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, कौन कौन इसके रिवॉल्यूशनरी रहे हैं, वो आपको बताना। अगला सवाल देखते हैं। ये है जुगांतर पार्टी के जो हमारे इनका नाम क्या है? ये है बाघा जतिन, ठीक है। ये बाघा जतिन क्यों है? ये जो जुगांतर पार्टी का ये फ्लैग था और ये लिखा हुआ जुगांतर बंगाली में, ये अपने गांव गए थे और इन पे ना वो जो बंगाली टाइगर है वो अटैक कर दिया था और ये अकेले उसको मार दिए थे, इसलिए इनका नाम बाघ जतिन रखा गया था, ठीक है। ऐसे इनका नाम था जतिंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। जुगांतर पार्टी के बहुत टॉलेस्ट लीडर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ये सब इसके जो बोलते हैं ना कि इसके सरदार कौन थे, तो यही थे, बाघा जतिन, ठीक है। अगला जो सवाल है ये तो पूरा याद करने वाला सवाल है, इसमें क्या ही आपको बताएं। तो जो इंडियन आर्म्स एक्ट आया था वो कब आया था? 1878 में, ठीक है, 1878 में, है ना। पहला रिवोल्ट जो हुआ था उसके बाद, ताकि जो आर्म्स वगैरह ये सब जो इलीगल कैरी कर लेते थे उसके लिए लाइसेंस के लिए किसके द्वारा लाया गया था? लिट्टन के द्वारा, ठीक है। उसका सेटिंग ऑफ डूरेंट कमीशन जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डिमार्केट करने के लिए, और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1893 में, ठीक है। अगला है जो है रॉयल्स टाइटल एक्ट, कि अब हम हैं इम्प्रेस ऑफ इंडिया, अब हमको मानो, उसी के लिए लाया गया था। और ये कब लाया गया था? 1876 में। और बोला गया ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो इम्प्रेस ऑफ इंडिया है वो हमारी क्यून होंगी वो, और उस समय भी कौन था? वो लिट्टन ही था। और लास्ट में जो था वो क्या है? रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कब किया गया था? तो ये 1882 में किया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो याद क्या करना है? रिपन के द्वारा रिपील किया गया, ठीक है, 1882 में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला जो सवाल है वो सवाल क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका ऑन हुज डेथ, किसके मृत्यु पे, है ना, मृत्यु कहना छोटा बात हो जाता है उनके लिए, किसके मृत्यु पे अमृत बाजार पत्रिका का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? ये अमृत बाजार पत्रिका में लिखा गया था कि ही डाइड चेयरफुल एंड स्माइलिंग, उनके चेहरे पे प्रसन्नता थी और उसने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। किन अमृत बाजार पत्रिका में किसके बारे में ये लिखा गया था? जो लिखा गया था वो खुदीराम बोस के द्वारा के लिए लिखा गया था। अगर हम थोड़ा सा बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो ये शुरू में बंगाली लैंग्वेज में छपता था, ठीक है, वीकली। लेकिन 1878 में क्या आता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और रातों रात ये इंग्लिश में छापने लग जाता है, ठीक है। और ये 1993 तक छपता है। इसी की बोला जाता है सिस्टर जो एक न्यूज़पेपर थी उसका नाम है जुगांतर, आपको भी बताया, बाघा जतिन वाला, ठीक है। और ये इसको किनके द्वारा शुरू किया गया था? दिस इज द आर्ट, देन ही इज द आर्टिस्ट,
शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और इनके साथ कौन थे? मोतीलाल घोष। ये दोनों मिलके ये शुरू किए थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा खुदीराम बोस के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी से। वो कब हुआ था? 1908 में मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी और बम कांड हुआ था। कौन कौन लोग थे? इनके साथ एक और थे, ये तो खुदीराम बोस है। ये जो दोनों पिक्चर है दिखाया गया है, ये 18 साल के एज में ही इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, सोचिए 18 साल की उम्र में हम लोग अभी बस ये सोच रहे होते कि कहाँ से कहीं घूमने को मिल जाए, ये उसमें देश के लिए सोचते हैं और फांसी चढ़ जाते हैं। बहुत सोचने की बात है ये। ठीक है, तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड करते हैं। किनके साथ? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो हैं ये दोनों करते कब हैं? ये 30 अप्रैल को। सोचते हैं क्या कि डगलस था, डगलसवा पे जाके बम मारेंगे, उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जाते हैं यही सोच के कि बम मार देंगे 30 अप्रैल को। ये डेट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो गलती से जो बग्घी था वो दूसरे पे लग जाता है। और आप लोग से भी सब पढ़े होंगे, आपको जल्दी से बताते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 45 मिनट हो गया। ठीक है, तो खुदीराम बोस, ये जो प्रफुल्ल चाकी है वो क्या करते हैं? खुद को गोली मार लेते हैं और किल्ड हिमसेल्फ, है ना, कि हम पकड़ाएंगे नहीं, जिंदा तो पकड़ाएंगे नहीं। और खुदीराम बोस जो है वो ट्रायल पे जाते हैं, या अरेस्ट हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ हम मारे हैं। ये मानते नहीं कि हम नहीं मारे हैं। ठीक है, और फिर इनको फांसी हो जाता है कब? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दे दिया जाता है 18 साल की उम्र में ही। महज 18 साल की उम्र में ही इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल खत्म होता है। इतना ही सवाल था। अब एग्ज़ाम आपका बहुत ही सर पे आ गया है, अब आपको घबराना नहीं है। तो एक लाइन आपको बोल रहे हैं कि हे कलयुगी पार्थ, अपना प्रत्यंचा उठाओ, अपना वाण निकालो। तर्कस तो हम लोग आपको दिए हैं, तर्कस से ही क्या करना, आपको वाण निकालना है और छलनी कर दो अपने सारा डर, चिंता, अनसर्टेनिटी सबको एकदम मार तीर कर छेद कर देना। इतना छेद करना है कि कन्फ्यूजिया जाना है खुद में ही कि क्या करना है। ठीक है, खुद का आपको कभी कभी अपना डर भी आएगा कि सामने कि अरे कैसे होगा। जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको तो ऑब्वियसली डर लगता ही होगा, लेकिन जो दूसरी बार या तीसरी बार या कुछ नंबर से जो इंटरव्यू तक दे के आके रहेंगे उनको भी थोड़ा डर लगता होगा। क्या पता इस बार प्रीलिम्स ना है, तो डरना नहीं है ना। खुद को यहाँ देखना है और खुद से ही लड़ना है। ठीक है, और डरना नहीं है बेटा जी, एकदम बस लड़ना है। 20 दिन बता है, बिल्कुल जीतेंगे, है ना। लड़िए, एकदम जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू।